नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ओसीडी में दिमाग कैसे काम करता है। ओसीडी के पेशेंट्स में दिमाग के कौन से ऐसे हिस्से होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओसीडी के सिम्टम्स के लिए। किस तरह से ओसीडी पर्सन का जो ब्रेन होता है वो ओसीडी के सिम्टम्स को कॉज करता है और क्यों क्यों ऐसा होता है कि ओसीडी के ये जो दिमाग के जो हिस्से हैं ये ओसीडी को ठीक नहीं होने देते, और अगर इलाज करना है तो फिर ओसीडी को कैसे ट्रीट किया जाए। इन दिमाग के तीन ऐसे हिस्सों के बारे में जो मैं आपको बताऊंगा, वो कैसे ओसीडी का कारण बनते हैं और कैसे इन्हीं तीन हिस्सों में ओसीडी का इलाज छुपा है। स्क्रीन पर देखिएगा, आपके सामने एक इमेज आ रही है। इस इमेज में आपको दो ब्रेन के इमेजेस दिखाए हुए हैं, फोटोज या जिसे कहें कि पेट स्कैन की इमेजेस दिखाई हुई हैं। ब्रेन स्कैन करके जो ब्रेन की जो इमेज बनती है वो दिखाई है। एक नॉर्मल पर्सन की दिखाई गई है जिसे ओसीडी नहीं है, और एक दूसरे पर्सन की दिखाई गई है जिसे ओसीडी है। आप पाएंगे कि जिस पर्सन को ओसीडी नहीं है उसमें आप देखेंगे कि नीले हिस्से ज्यादा आपको दिखाई देंगे, जबकि आप ओसीडी पर्सन के ब्रेन में लाल हिस्सों को ज्यादा पाएंगे। ये जो लाल हिस्से हैं ये ज्यादा सक्रिय, ज्यादा एक्टिवेटेड हिस्से हैं दिमाग के। और ऊपर की तरफ जो हिस्सा दिखाया है वो हमारा माथा, हमारे आंख के ऊपर का एरिया है, और जो नीचे की तरफ जो ब्रेन में जो इमेज दिखाई हुई है वो हमारे दिमाग के पीछे का हिस्सा है, मतलब गर्दन का पीछे का सर का हिस्सा है। तो आगे का हिस्सा जिसे कि ऑर्बिटल फ्रंटल कॉर्टेक्स कहा जाता है, जो कि बिल्कुल हमारी आईब्रोज, मतलब ये जो आंख का ये जो एरिया होता है जिसे ऑर्बिट कहा जाता है, जहां हमारी हड्डी में आंख फिक्स होती है, इस ऑर्बिट के एकदम पीछे का हिस्सा जो है वो ऑर्बिटल फ्रंटल कॉर्टेक्स कहा जाता है। ये हिस्सा रिस्पॉन्सिबल होता है ओसीडी में। और जैसा आप पाएंगे कि लाल रंग से इस हिस्से को दिखाया गया है ओसीडी पेशेंट के दिमाग में, मतलब यहां बहुत ज्यादा एक्टिविटी हो रही है, बहुत ज्यादा तेजी से यहां पर एक्टिविटी हो रही है, और इसके अंदर ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म दिखाया जाता है। मतलब कि इस ब्रेन के हिस्से में ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब यहां पर दिमाग बहुत ज्यादा तेजी से चल रहा है। ये वो हिस्सा है जो कि ओसीडी में रिस्पॉन्सिबल होता है उसके सिम्टम्स को लाने के लिए। अब बात करेंगे उन तीन हिस्सों के बारे में। एक हो गया ऑर्बिटल फ्रंटल कॉर्टेक्स, आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। दूसरा हिस्सा होता है सिंगुलेट जाइरस, और तीसरा हिस्सा होता है कॉर्डेट न्यूक्लियस। ये तीन ऐसे हिस्से हैं जो ओसीडी में सिम्टम्स लाने का कारण बनते हैं। कैसे लाते हैं ये सिम्टम्स, अब मैं आपको इस बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देखेंगे कि जब हम ब्रेन को देखते हैं, काटते हैं, हम ऐसा कहेंगे, तो सबसे पहले जो हिस्सा दिखाई देगा वो हमें ऊपर का जो कॉर्टेक्स वाला हिस्सा है उसके अंदर हमें दिखाई देगा सिंगुलेट जाइरस, और ब्रेन के अंदर का हिस्सा जो है उसे हम कहते हैं बेसल गैंग्लिया, जो कि अंदर के छुपे हुए हिस्से होते हैं। ये जो बेसल गैंग्लिया है उसी का एक हिस्सा होता है कॉर्डेट न्यूक्लियस, और कॉर्डेट न्यूक्लियस हिस्सा होता है स्ट्राइटम का। तो बेसल गैंग्लिया जिसका पार्ट है स्ट्राइटम, उसका हिस्सा है कॉर्डेट न्यूक्लियस, और इसी के साथ कुछ दूसरे हिस्से भी इंक्लूडेड होते हैं, जैसे कि ग्लोबस पैलिडस, सबथैलेमिक न्यूक्लियाई, और इसी के साथ लिम्बिक सिस्टम के कुछ एरियाज जुड़े होते हैं, जैसे कि एमिगडाला, थैलेमस, और कुछ इसी तरह के दूसरे एरियाज, मतलब दूसरे ब्रेन के पार्ट्स। अब होता क्या है कि तीन हिस्से हैं जो कि मैंने आपको बताए। ऑर्बिटल फ्रंटल कॉर्टेक्स, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे, इसका नॉर्मल पर्सन के लिए जो फंक्शन होता है वो होता है कि ये अलग अलग दिमाग के हिस्सों से इंफॉर्मेशन को गैदर करता है, उसको इकट्ठा करता है, और जो भी एक्सपेक्टेशन होती है जो कि उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जो कोई इंसान लगाता है, उस एक्सपेक्टेशन में फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, उसका अंदाजा लगाने का काम, और उसके बेसिस पे डिसीजन लेने का काम, सोच विचार करने का काम, ये ऑर्बिटल फ्रंटल कॉर्टेक्स का एरिया करता है। फ्रंटल कॉर्टेक्स जो कि हमारे दिमाग का आगे का हिस्सा होता है, यहां से लेकर ऊपर तक जाता है, ये जो पूरा हिस्सा होता है ये हायर थिंकिंग फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सोच विचार करना, डिसीजन लेना, प्लानिंग करना, कोई भी डिसीजन लेकर उसे एग्जीक्यूट करना, बड़े सारे फंक्शंस जो होते हैं वो हमारे इस फ्रंटल कॉर्टेक्स या फ्रंटल लोब के फंक्शंस होते हैं। और उसी में से ये जो हिस्सा है इधर की तरफ, अंदर की तरफ होता है, जिसे ऑर्बिटल फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। अब ये हिस्सा
एडिक्शन में, ओसीडी में रिस्पॉन्सिबल है। कोई भी ऐसा एंटिसिपेशन या कोई एक्सपेक्टेशन जिससे हमें कोई रिवॉर्ड या कुछ रिजल्ट की उम्मीद लगती है। जैसे कि मान लीजिए आपकी सैलरी है, आप जॉब करते हैं, आपको सैलरी मिलती है 5 तारीख को, महीने के 5 तारीख को आपको सैलरी मिलती है। तो 5 तारीख तक पहुंचते पहुंचते आपके दिमाग का ये वाला जो हिस्सा होगा वो ज्यादा सक्रिय हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि अब 5 तारीख आने वाली है और आज 4 आ गई है, 3 आ गई है। आप देखेंगे कि आपका दिमाग सारा टाइम सैलरी के बारे में सोचना शुरू कर देगा, क्योंकि एक उम्मीद लगी हुई है कि अगले दिन, 2 दिन, 3 दिन बाद सैलरी मिलने वाली है। तो मन का ये जो हिस्सा है जो उसके हिसाब से सोच विचार करना शुरू कर देगा, प्लानिंग करना शुरू कर देगा। इस पैसे का मैं क्या करूंगा, क्या करना है, कहाँ खर्चा करना है, बैंक में जमा करना है, कोई चीज खरीदनी है। ये जो सारा जो दिमाग जो एकदम डिसीजन लेने के लिए जो सोचना शुरू कर देगा, ये वाला हिस्सा जो है ऑर्बिटल फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेटेड होता है। इसी के साथ कोई व्यक्ति जो गैम्बलिंग करता है, जिसमें कि उसने कोई बड़ा कोई दांव लगाया होता है और उसको लगता है कि मैंने लॉटरी की टिकट खरीदी है या ये कुछ ऐसा दांव खेला है जिस पर मुझे बड़ा सारा पैसा मिल सकता है, उस केस में भी जब कोई व्यक्ति एक बड़े इनाम की उम्मीद लगाता है तो भी ये हिस्सा बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। या इसी की तरह सिंपल अगर हम डे टू डे एक्टिविटीज में देखें, जैसे कि मान लीजिए आपके घर के बाहर सब्जी वाला आ रहा है और आपको पता है इस टाइम पर आता है दूध वाला, सब्जी वाला, तो भी ये पार्ट एक्टिवेटेड हो जाएगा। इसी के साथ बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, पता है कि रिसेस और लंच का पीरियड होने वाला है, घंटी बजने वाली है, घंटी बजते ही उनके दिमाग में जो एकदम कैंटीन की तरफ जाने का जो एकदम से जो इमेजिनेशन आता है, ये सारे जो फंक्शंस जो हमारा दिमाग सोचता है, ये सभी चीजों में हमारा ऑर्बिटल फ्रंटल कॉर्टेक्स एरिया एक्टिवेटेड होता है। जब हमें पता है कि अब ये होने वाला है, अब ये रिजल्ट आने वाला है, और एकदम से हमारा दिमाग तैयार हो जाता है। पर यही हिस्सा अगर सही से काम ना करे तो इसके अंदर हमारा दिमाग बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है एरर डिटेक्शन के लिए। मतलब मान लीजिए 5 तारीख को आपकी सैलरी नहीं मिली और 8 तारीख, 10 तारीख हो गई और आपकी सैलरी अभी तक नहीं आ रही है, और किसी ना किसी तरह का कोई बहाना बना के या कोई रीजन देके आपको टाला जा रहा है। अब आपका दिमाग 4 तरीके से सोचने लग जाएगा, ये क्यों नहीं आ रही है, क्या कर रहे हैं, क्यों आप मुझे टाइम से नहीं दे रहे हैं, कितने दिन और लग जाएंगे, क्या होगा, कैसे होगा। दिमाग जो है आपका वो सारा टाइम इसमें सोचता रहेगा कि क्या हो रहा है, कब हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। डाउट करोगे आप, उनकी नीयत पे क्वेश्चन करोगे, पूरे सिस्टम पे क्वेश्चन खड़ा करोगे, अपनी जॉब को, अपने वहां के पूरे जो भी स्टाफ है, पूरा जो एचआर स्टाफ है, उसको एकदम से गालियां दोगे। दिमाग एकदम से नेगेटिविटी से भर जाएगा, आपका दिमाग डाउट से भर जाएगा कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब अगली बार, अगले महीने जब आपको दोबारा से सैलरी मिलने वाली होती है और आपको लगता है कि पिछले महीने तो 5 को नहीं मिली थी और शायद हो सकता है 5 को मिले, और हो सकता है कि फिर से वही चीज हो, आपको 5 तारीख को सैलरी नहीं मिल रही, फिर से 6, 7, 8, 10, 12 तारीख आ गई, दोबारा से आपके मन में बेचैनी उठनी शुरू हो जाएगी। आप बार बार सोचना शुरू कर दोगे कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो ऐसे में क्या हो रहा है, आपका दिमाग बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। जैसे जैसे आपका हर महीना बीतता जाएगा, हर बार आपका मन बेचैनी से और डाउट से भर जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि पिछली बार जो डेट दी गई थी उस पर सैलरी नहीं मिली थी, तो इस बार भी शायद ना मिले। आपका दिमाग एकदम से चौकन्ना हो जाएगा। तो यहां पर क्या है, एबनॉर्मल तरीके से आपका ऑर्बिटल फ्रंटल कॉर्टेक्स एरिया जो है वो एक्टिवेटेड होगा और वो बहुत ज्यादा एक्टिवेशन दिखाएगा। जब हमें मन मुताबिक रिवॉर्ड मिल जाता है तो ये एक्टिवेशन कम हो जाती है, पर जब हमें मन मुताबिक रिवॉर्ड नहीं मिलता तो ये एक्टिवेशन ज्यादा हो जाती है। मतलब हमारा दिमाग अब डाउट से भर गया है। ओसीडी में भी यही होता है। जब हम किसी भी चीज में ऑब्सेस्ड होते हैं, जैसे मान लीजिए क्लीनलीनेस का आपको ऑब्सेशन है, तो जब भी आप किसी चीज को साफ करने जाते हैं और आपके दिमाग में आता है कि शायद मैंने ठीक से साफ किया नहीं किया, शायद मैंने हाथ ठीक से धोया नहीं धोया, या आपके मन में कोई भी ऐसे विचार आ रहे हैं, मान लीजिए प्योर ओसीडी है और आपके मन में कोई डाउट आया और आप बार बार कोई एक नंबर है जिसको आप चेक कर रहे हो, या कोई भी आप गॉड को प्रेयर कर रहे हो, या कोई सेक्सुअल इमेजेस हैं जो दिमाग में आ रही हैं और बार बार आप चेक करते जा रहे हो कि ये आई नहीं आई, कब निकल गई, मैंने ये नंबर सोचा नहीं सोचा। और बार बार जब आपका दिमाग बहुत ज्यादा सेंसिटिव होकर चेकिंग करता जा रहा है तो आपका दिमाग क्या कर रहा है, एरर को पकड़ रहा है, कमी को पकड़ रहा है, डाउट कर रहा है। और वो जो डाउट करने वाला, एरर को पकड़ने वाला जो मेंटल स्टेट होता है वो ऑर्बिटल फ्रंटल कॉर्टेक्स की वजह से इन्फ्लुएंस्ड होता है और उस टाइम पर ये एरिया लाल हो जाता है। मतलब इसके अंदर ज्यादा एक्टिविटी होने लगती है।
तो इस तरह से ऑर्बिटल फ्रंटल कॉर्टेक्स का एरिया हमारे दिमाग में एरर को डिटेक्ट करने का काम करता है। नॉर्मल फंक्शनिंग में नॉर्मल टाइम पर तो ये क्या करेगा, रिवॉर्ड की केवल उम्मीद लगाएगा, और अगर रिवॉर्ड मन मुताबिक मिल जाएगा, जो चीज हमें चाहिए जिसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएगा, ज्यादा एक्टिविटी नहीं होगी, ये नीला पीला सा दिखाई देगा हिस्सा। पर जब हमारे को लगेगा कि मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, हमारा दिमाग डाउट कर रहा है, सोच रहा है, कई सारे अलग अलग पॉसिबिलिटीज में सोच रहा है, या बेचैन हुए जा रहा है, ऑब्सेशन में जैसा होता है, तो उस केस में ये ज्यादा एक्टिवेटेड होगा। तो ये रहा ऑर्बिटल फ्रंटल कॉर्टेक्स का रोल। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एरिया, सिंगुलेट जाइरस का रोल। सिंगुलेट जाइरस का जो रोल होता है, मेनली तो उसका काम होता है कि हमारे इमोशंस और थॉट्स को आपस में कनेक्ट करता है। ये दिमाग का काफी बड़ा हिस्सा है, और यहां पर हमारे ब्रेन के जो अंदर के जो लोअर एरियाज होते हैं, मतलब लिम्बिक सिस्टम वाले एरियाज, जिसमें बेसल गैंग्लिया, एमिगडाला, ये सारे एरियाज भी आते हैं, इनसे मैसेज लेता है, और कॉर्टेक्स के जो हायर दूसरे एरियाज हैं, फ्रंटल पैरिटल लोब वाले जो एरियाज हैं, उनसे उनको कनेक्ट करता है। तो इमोशंस को हायर थिंकिंग प्रोसेसेस से कनेक्ट करने का काम, उनको एक इमोशंस को, थॉट्स को एक मीनिंग देने का काम सिंगुलेट जाइरस करता है। अब नॉर्मल हेल्दी ब्रेन में तो ये, जिसको ओसीडी नहीं है पर्सन को, उसमें तो ये किसी भी चीज को अगर देखता है, सुनता है, सोचता है, तो एक बड़ा ही नॉर्मल सा, इमोशनल सा उसको एक मीनिंग देगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपको कोई बात बुरी लगती है, किसी ने आपको क्रिटिसाइज किया, जॉब पे आपको आपके काम के लिए क्रिटिसाइज किया गया, कमी निकाल दी गई, आप अपसेट हो जाओगे। तो क्रिटिसिज्म को हम अपसेट होकर रिएक्ट करते हैं। ये जो इमोशन को, उस क्रिटिसिज्म की जो इंटरप्रिटेशन है जो आप बना रहे हो, ये जो कनेक्शन है जो आप बना रहे हो, ये सिंगुलेट जाइरस का कहीं ना कहीं रोल होता है। पर मान लीजिए कि अगर सिंगुलेट जाइरस ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो आप वो थोड़ा सा भी क्रिटिसिज्म जो होगा, उससे आप बहुत ज्यादा अपसेट हो जाओगे, बहुत ज्यादा उदास हो जाओगे, काम पे जाने का मन ही नहीं करेगा, जॉब छोड़ देने का मन करेगा। एकदम से जब आप बहुत ज्यादा अपसेट और बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाओगे, तो हम कहेंगे कि सिंगुलेट जाइरस ठीक से उस पूरे इंसिडेंट को इंटरप्रेट नहीं कर रहा है और बहुत ज्यादा इमोशनल हुए जा रहा है। ओसीडी में भी यही कुछ होगा। जब आपका दिमाग ऑर्बिटल फ्रंटल कॉर्टेक्स के टाइम पे जब इंफॉर्मेशन आ रही है, जब दिमाग बहुत ज्यादा एरर डिटेक्ट करेगा और लगेगा कि नहीं, जो मैंने गंदगी साफ की थी अभी साफ नहीं हुई, शायद फिर से थोड़ी सी गंदगी रह गई है, तो दिमाग कहेगा कि अरे, सिंगुलेट जाइरस एकदम से एक्टिवेटेड हो जाएगा और कहेगा कि अरे, ये तो बहुत ज्यादा एंजाइटी वाली सिचुएशन आ गई है, गंदगी अगर साफ नहीं हुई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। एकदम से कैटेस्ट्रॉफिक इंटरप्रिटेशन दिमाग देने की कोशिश करेगा। ये जो कैटेस्ट्रॉफिक इंटरप्रिटेशन है, ये सिंगुलेट जाइरस का एरिया देता है। मतलब ये बहुत ज्यादा एंजाइटी पैदा करने का काम करता है और ऐसा एहसास दिलाता है कि कुछ खतरा है, कुछ खतरनाक, कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ वर्स हो सकता है। बचाओ खुद को, कुछ बचाने के लिए करो, कुछ करो, कुछ करो, कुछ करने की नीड जगाता है। और यही ओसीडी में कंपल्जन की शुरुआत होती है। मतलब ऑर्बिटल फ्रंटल कॉर्टेक्स ने कमी को डिटेक्ट किया, डाउट किया, सिंगुलेट जाइरस ने उस कमी को बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाया और ऐसा दिखाया कि कुछ गलत होने वाला है, और आपको एकदम अलर्ट पे कर दिया कि भाई कुछ करो, अब कुछ करना पड़ेगा, अब इस एंजाइटी को दूर करना पड़ेगा, अब ये जो भी अनसर्टेनिटी, जो भी डाउट है, इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। अब ऐसे में तीसरा पार्ट जो है ब्रेन का, उसका काम आता है, और वो है कॉर्डेट न्यूक्लियस, जो कि बेसल गैंग्लिया का पार्ट होता है। ये दिमाग के अंदर का हिस्सा है, दिमाग में बिल्कुल अंदर की तरफ बैठा हुआ हिस्सा है। कॉर्डेट न्यूक्लियस, या हम अगर कहें कि पूरा जो बेसल गैंग्लिया का जो हिस्सा है दिमाग का, उसका काम होता है कि कोई भी वॉलंटरी एक्शन जो होती है, भले ही वो विचार हो, भले ही वो हमारे कुछ फिजिकल एक्शंस हो, या कोई भी डिसीजन जो हम लेना चाहते हैं, जो भी वॉलंटरी डिसीजन होता है, उसको लेने में हमें गाइड करता है। या ये कहें कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, कौन सी एक्शन को लेने के लिए आगे बढ़ा जाए, किसके लिए बचा जाए, खुद को रोका जाए। ये रोकना और आगे बढ़ना, वॉलंटरी एक्शन का जो हमारा जो पूरा जो एक प्रोसेस होता है, वो बेसल गैंग्लिया रेगुलेट करता है। मतलब बेसल गैंग्लिया अगर सही से काम कर रहा होगा, तो हमारे विचार जो है वो मन मुताबिक चलेंगे, हम सही से जजमेंट ले पाएंगे, सही और गलत का निर्णय ले पाएंगे,
रैशनल और इररेशनल थॉट के बीच का फर्क कर पाएंगे और रैशनल तरीके से सोचकर एक निर्णय ले पाएंगे। तो हमारी सोच का लॉजिकल और रैशनल तरीके से चलना, सही तरह से उसका स्मूथली चलते रहना, ये बेसल गैंग्लिया के हेल्दी फंक्शनिंग की वजह से होता है। और ऐसे में कॉर्डेट न्यूक्लियस क्या काम करता है? कॉर्डेट न्यूक्लियस आने वाली इंफॉर्मेशन में से जो वांटेड और अनवांटेड थॉट्स हैं उनको अलग करने का, फिल्टर आउट करने का काम करता है। तो कॉर्डेट न्यूक्लियस फिल्टर आउट करेगा, ये ऑटोमेटिक फिल्टर है जो हमारे दिमाग में लगा हुआ है, जिससे कि जो नेगेटिव इंफॉर्मेशन है उसको दिमाग फिल्टर आउट करके अपनी इच्छा से पॉजिटिव सोचने की तरफ हमें आगे बढ़ा देता है। तो कॉर्डेट न्यूक्लियस का ये काम हो गया। तो बेसल गैंग्लिया और कॉर्डेट न्यूक्लियस जो कि मिले जुले एक ही टाइप के काम कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, बड़ी सारी जो हम सेंसेस से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं या जो विचारों से जो बहुत सारे जो हमारे मन में जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसको फिल्टर करके उसके हिसाब से सही रीजनिंग करके, सही रैशनलाइजेशन करके, सही डिसीजन लेने में हमें गाइड करता है। और ये पूरा हिस्सा हमारे को अपने मन मुताबिक, अपनी विल पावर पे, अपनी इच्छा से काम करने में या सोचने में हमारे लिए हेल्प करने का, गाइड करने का काम करता है। अब अगर ये हिस्सा ठीक से काम नहीं कर रहा होगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी? बेवजह की थॉट दिमाग में आती रहेगी जिसको हम रोक नहीं पाएंगे। हम सही और गलत के बीच निर्णय नहीं ले पाएंगे। कौन सी थॉट हमारे मन में आनी चाहिए, किसको रोकना चाहिए, किसको लाना चाहिए, थॉट्स के बीच एक जो स्मूथ फ्लो होता है, प्रोसेस होता है, उसको हम चला नहीं पाएंगे। रुक रुक के, अटक अटक के थॉट्स चलेंगी। और स्मूथ फ्लो ना होने की वजह से एक थॉट पे जब दिमाग अटक जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये वाला काम भी जो ओसीडी का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, ये भी कॉर्डेट न्यूक्लियस के खराब फंक्शनिंग के कारण होता है। मतलब कॉर्डेट न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं, जो सेल्स हैं, ये आपस में ठीक से जुड़े हुए नहीं हैं, इनके बीच केमिकल फ्लो ठीक से नहीं हो रहा, सेरोटोनिन, डोपामिन, ये जो सारे केमिकल्स हैं ठीक से फ्लो नहीं कर पा रहे, जिस वजह से कॉर्डेट न्यूक्लियस की फंक्शनिंग रुक रुक के हो रही है और वो हमारे थॉट्स को स्मूथली फ्लो नहीं करने दे रहा। अब ऐसे में जो सबसे बड़ी गड़बड़ हो जाती है वो ये कि जो हमारा बेसल गैंग्लिया है या उसका भी एक हिस्सा होता है ग्लोबस पैलिडस, ये हमारे इमोशंस और हमारे हायर थिंकिंग वाले एरिया से, एमिगडाला से और हायर थिंकिंग वाले कॉर्टेक्स वाले एरिया से बड़े सारे मैसेजेस लेता है और उसको आपस में प्रोसेस करता है। और ग्लोबस पैलिडस से ये सारा जो सिग्नल है ये थैलेमस से होता हुआ कॉर्टेक्स की तरफ चला जाता है। मतलब ये पूरा हमारे दिमाग के अंदर केमिकल्स का फ्लो होता रहता है, मैसेजेस एक जगह से आते हैं, वो उसको फिल्टर आउट करते हैं, सही इंफॉर्मेशन को आगे लेते हैं और हमारा स्मूथ एक्शन चलता रहता है। पर दिक्कत तब आती है जब एमिगडाला से आने वाला एरिया, जो भी उसके अंदर जो केमिकल फ्लो हो रहा है, वो इतना ज्यादा हो जाए और थॉट्स को फिल्टर करने का प्रोसेस बहुत ही अनकंट्रोलेबल हो, उस पर हमारा कंट्रोल पूरा ना हो पाए। तो जो नेगेटिव थॉट्स जो हमें आ रही हैं, जो भी अनवांटेड थॉट्स आ रही हैं, जो फिल्टर आउट नहीं हो पा रही कॉर्डेट न्यूक्लियस के लेवल पर, वो बहुत ज्यादा ओवरवेल्म होकर, बहुत ज्यादा हावी होकर हमारे को बहुत ज्यादा एंग्शियस बनाएंगी। और ऐसे में जब अटक जाएगा हमारा थॉट, आगे नहीं बढ़ पाएगा, हम शिफ्ट नहीं कर पाएंगे अपना फोकस, तो ऐसे में बहुत ज्यादा एंजाइटी बढ़ती जाएगी और ऐसे में हम फंस जाएंगे एक लूप में। इस लूप में फंस जाने की वजह से ओसीडी का जो पेशेंट होता है वो अपने कंपल्जन्स में उलझ जाता है। और यही वजह है कि कंपल्जन्स को एक पर्सन को बार बार परफॉर्म करना होता है, क्योंकि उसके जो रिपीटेटिव बिहेवियर्स हैं उसको वो सही और गलत के आधार पर चूज नहीं कर पाता और वो उन्हें छोड़कर आगे नहीं बढ़ पाता। तो अपना फोकस शिफ्ट ना कर पाना इस वजह से होता है क्योंकि कॉर्डेट न्यूक्लियस डिसफंक्शनल है या उसके अंदर किसी तरीके का कोई डैमेज हो गया या केमिकल फ्लो ठीक से नहीं हो रहा। और ओसीडी के पेशेंट में क्या होता है, ये जो तीनों हिस्से हैं जो बताए, ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स, सिंगुलेट जाइरस और कॉर्डेट न्यूक्लियस, ये तीनों के तीनों एक ही टाइम पर बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं। हाइपर एक्टिव होने की वजह से ये सारे के सारे आपस में एक दूसरे के बीच एक चेन की तरह लूप बनाए रखते हैं और एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, फिर दोबारा से लूप बनता है और ये चलता रहता है, चलता रहता है। और इसी को जेफरी शॉर्ट्स ने कहा था कि ये ब्रेन लॉक होता है। मतलब ब्रेन लॉक हो गया, अब एक पर्सन अटक गया और उस अटकने की वजह से वो बार बार ओसीडी का जो सिम्टम है उसको परफॉर्म करता रहता है। ऑब्सेशन आता है, एरर बहुत ज्यादा डिटेक्ट करता है,
एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है, लगता है कुछ गलत हो जाएगा, कंपल्जन करना चाहिए, रिलीफ लेना चाहिए, और कंपल्जन करने के बाद कॉर्डेट न्यूक्लियस के डिस्फंक्शनल होने की वजह से वो उसको रिपीट करता रहता है, उसको सुकून नहीं मिलता, चैन नहीं मिलता, क्योंकि दिमाग जज ही नहीं कर पाता कि कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है, फोकस कब हटाना है, क्योंकि बेसल गैंग्लिया के अंदर जो उसके जो सेल्स होते हैं वो ठीक से उनके बीच केमिकल एक्सचेंज नहीं हो रहा होता। तो इस तरह से पूरा ये जो ओसीडी का जो ब्रेन लॉक या ये पूरा जो लूप है ये काम करता है। एक ही टाइम पर तीनों हिस्से इतने ज्यादा एक्टिवेटेड हो जाते हैं, जिस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि एक कम काम कर रहा है या दूसरा ज्यादा काम कर रहा है, तीनों ज्यादा काम कर रहे हैं और पर्सन फंस जाता है, अटक जाता है। अब दवाइयां और थेरेपी इसमें क्या रोल प्ले करती हैं? दवाइयां जो हैं वो दिमाग के अलग अलग हिस्से पे सेरोटोनिन, मतलब कि वो जो एक न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल है, उसके फ्लो को बढ़ाने का काम करती हैं। अब ऐसे में क्या होगा, इन तीनों हिस्सों में जहां जहां सेरोटोनिन की ज्यादा जरूरत होगी वहां वहां दवाइयां काम करेंगी। तो ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स में एरर डिटेक्शन की जो एक हाइपर एक्टिविटी है उसको कम करने का काम करेंगी। तो दिमाग जो है वो हर छोटे बड़े स्टिमुलस पर, हर छोटे बड़े इंसिडेंट पर बहुत ज्यादा एरर को पकड़ने से दूर होगा, एरर पकड़ने से बचेगा। तो जब एरर नहीं पकड़ेगा तो एंजाइटी नहीं होगी, बहुत ज्यादा एंजाइटी नहीं होगी तो कंपल्जन की भी बहुत ज्यादा नीड नहीं होगी। तो ऐसे में एक पर्सन पाया जाएगा कि वो कंपल्जन कम परफॉर्म कर रहा है क्योंकि उसके अंदर एंजाइटी नहीं हो रही। उसी के साथ सिंगुलेट जाइरस वाले एरिया में थ्रेट डिटेक्शन जो हो रही है कि जहां बहुत बड़ा खतरा दिखाई दे रहा है, वहां पर भी सेरोटोनिन जब ज्यादा जाएगा तो वो थ्रेट डिटेक्शन कम होगी। मतलब अगर एरर डिटेक्ट हुआ भी ऑर्बिटल कॉर्टेक्स में, तो सिंगुलेट जाइरस बहुत ज्यादा उसको कैटेस्ट्रॉफिक मैनर में नहीं दिखाएगा। ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ बड़ा नुकसान होने वाला है, छोटा मोटा नुकसान दिखाई देगा। बहुत ज्यादा कंपल्जन की नीड नहीं आएगी, और क्योंकि कंपल्जन की नीड नहीं आएगी तो नेचुरली ओसीडी कम हो जाएगा। तो कंपल्जन्स को कम करने में दवाओं का बहुत अच्छा रोल होता है, और ज्यादातर लोग कहते हैं कि उनकी कंपल्जन्स तो कम हो जाती हैं जब वो एसएसआरआई दवाइयां लेते हैं। कुछ महीनों तक लेते लेते उनके सिम्टम्स में कमी आ जाती है। तो एरर डिटेक्शन कम हो जाती है, कैटेस्ट्रॉफिक इंटरप्रिटेशंस, बहुत ज्यादा डर लगना बंद हो जाता है, कुछ गलत हो जाएगा ऐसा महसूस होना कम हो जाता है। तो नेचुरली जब ये सब चीजें कम हो जाएंगी तो एक पर्सन को कंपल्जन करने की नीड नहीं आएगी, क्योंकि कंपल्जन तभी हो रही थी, कंपल्जन की इच्छा तभी जगती थी जब लगता था इस बेचैनी को, इस एंजाइटी को कम करो। दिमाग कहता था जो एरर पकड़ा है, जो गंदगी जो हमें दिख रही है उसको जल्दी से मिटाओ, जल्दी से उसको साफ करो। तो कंपल्जन होती थी, पर अब वो कंपल्जन होगी ही नहीं क्योंकि एरर ज्यादा डिटेक्ट नहीं हो रहे, ज्यादा डाउट नहीं आ रहा। पर दवाइयां हर पेशेंट पर काम नहीं करती, 10, 20, 30% लोगों पर ही दवाइयां अच्छा खासा असर लाती हैं। तो यहां अब क्या किया जाए? यहां जेफरी शॉर्ट्स जैसे जितने भी रिसर्चर्स हैं उन्होंने कहा है कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का सबसे अच्छा रोल होता है इस पूरे लूप को ओवर एक्टिवेटेड स्टेट से अंडर एक्टिवेटेड स्टेट में ले जाने में, मतलब इसकी ओवर एक्टिवेशन को कम करने में। चाहे वो सीबीटी में ईआरपी को आप यूज कर रहे हो, चाहे आप माइंडफुलनेस को यूज कर रहे हो, या जेफरी शॉर्ट्स का जो 4 स्टेप मेथड है, रीलेबलिंग, रीएट्रीब्यूशन, रीफोकस, रीवैल्यूइंग, ये 4 स्टेप का प्रोसेस जो है ये कहीं ना कहीं इस पूरे लूप को, ब्रेन लॉक को रिजॉल्व करने में हेल्प करता है। क्योंकि माइंडफुलनेस और ईआरपी की मदद से आप वो जो एरर डिटेक्ट होकर जो आपको इतना ज्यादा डर लग रहा है, उसके अंदर आप टाइम लंबा लेने लगते हो, ज्यादा टाइम लेकर। मतलब ईआरपी में क्या किया जाता है कि आप खुद को अलाउ करते हो कि एंजाइटी आपकी बढ़े। एंजाइटी बढ़ती है, एक पीक तक जाती है, और फिर उसके बाद कहा जाता है कि वो कम हो जाएगी, जैसा कि ईआरपी का पूरा टारगेट होता है। अब चाहे आप माइंडफुलनेस यूज कर रहे हो या चाहे आप सिर्फ ईआरपी कर रहे हो, आप क्या करते हो, आप एरर डिटेक्ट होने के बाद जो आपको जो इतनी बेचैनी उठती है, मतलब सिंगुलेट जाइरस और आपका ऑर्बिटल कॉर्टेक्स जब इतना एक्टिवेटेड हो जाता है, आप इमीडिएटली कंपल्जन परफॉर्म नहीं करते, आप उसको अलाउ करते हो कि एंजाइटी बढ़ रही है। धीरे 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 जब आप कंपल्जन्स प्रिवेंट करना शुरू कर देते हो तो आप अपनी एक तरह से विल पावर को बढ़ाते हो, क्योंकि आप अपनी इच्छा से सही और गलत का निर्णय लेते हो। मतलब आपको यह चीज समझ आ जाता है कि मुझे अपनी कॉग्निटिव थेरेपी के टाइम पर अपने बिलीव्स को चेंज करना है,
सही तरीके से रीजन आउट करके रैशनल एक्शन लेना है और अपनी इच्छा, अपने मन से अपने एक्शन को रोकना है या उसे अलाउ करना है, तो आप अपने बेसल गैंग्लिया कॉर्डेट न्यूक्लियस वाले एरिया को हील करना शुरू कर देते हो। मतलब वो हिस्सा जो है, जो बहुत ओवर एक्टिवेटेड था, वो कम एक्टिवेटेड होने लगता है। उसके अंदर जो इमोशंस से जो इतना ज्यादा ओवरवेल्म हो चुका था दिमाग, उसको आप कम कर देते हो, क्योंकि आप एक गैप क्रिएट करते हो, आप एक डिले क्रिएट कर देते हो। और वो डिले लाने की वजह से आपकी कंपल्जन्स कम हो जाती हैं और ये जो पूरा जो लूप है ये धीरे धीरे रिजॉल्व होने लगता है। आपके दिमाग के वो हिस्से जो कि हायर थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जहां आप वॉलंटरी कंट्रोल करते हो अपने थिंकिंग प्रोसेसेस में, आपके थॉट्स को आप अपनी मर्जी से चुनते हो, मर्जी से अलाउ करते हो या मर्जी से रोकते हो, ऐसे में आपका बेसल गैंग्लिया वाला एरिया जो है वो हील होने लगता है। और इसी के साथ जब वो मैसेज कॉर्टेक्स और इमोशन के एरियाज में भेजता है, तो सारा का सारा जो ब्रेन है उसमें जो इंफॉर्मेशन का इंटीग्रेशन जो है, आपस में मिलकर दिमाग कैसे काम कर रहा है, खतरे देख रहा है, नहीं देख रहा है, चीजों को शांत और रिलैक्स और काम होकर देख रहा है, उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो चेंज होने लगती है। तो ऐसे में ऑर्बिटल फ्रंटल कॉर्टेक्स भी थोड़ा रिलैक्स्ड रहने लगता है। मतलब वो भी बहुत ज्यादा एरर को डिटेक्ट नहीं करता, क्योंकि एरर को डिटेक्ट कर रहा था इसलिए क्योंकि कंपल्जन्स चालू थी। कंपल्जन्स चालू थी तो इस वजह से एरर डिटेक्शन ज्यादा हो रहा था। तो किसी एक पॉइंट पर भी अगर आप चेंज लाते हो तो दूसरे पॉइंट पर चेंज आ जाता है। तो जैसे मैंने कहा कि दवाइयां आपके ऑर्बिटल कॉर्टेक्स या आपके सिंगुलेट जाइरस में चेंज ला रहे हैं, तो नेचुरली आपका जो कॉर्डेट न्यूक्लियस बेसल गैंग्लिया है उसमें बदलाव आ जाएगा, क्योंकि कंपल्जन्स नहीं होंगे। यहां पर आप उल्टा कर रहे हो, यहां पर आप खुद को टाइम दे रहे हो और अपने दिमाग के अंदर अलग दूसरे प्रोसेसेस एक्टिवेट कर रहे हो। मतलब आप बेसल गैंग्लिया को अलाउ कर रहे हो कि वो इनहिबिटरी कंट्रोल लेकर आए, वो रुकने की टेंडेंसी डेवलप करे, जिससे कि वो हिस्सा मजबूत होगा और इसी के साथ ये जो पूरा जो ब्रेन लॉक है ये रिजॉल्व होना शुरू होगा। देखा गया है ऐसा रिसर्चेज में, ब्रेन स्टडीज में, कि जब कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी दी जाती है तो कॉर्डेट न्यूक्लियस का जो ओवरऑल जो वॉल्यूम होता है, साइज होता है, वो रिड्यूस हो जाता है। मतलब कॉर्डेट न्यूक्लियस का साइज बड़ा हो जाना मतलब वहां पर बहुत ज्यादा ओवर एक्टिवेशन है, बहुत ज्यादा वहां पर जो है सेल्स के बीच आपस में कुछ ना कुछ मैसेजेस का, केमिकल्स का एक्सचेंज चल रहा है। पर उस हिस्से का छोटा हो जाना इंडिकेट करता है कि अब वहां पर आपका कंट्रोल आ चुका है। मतलब अब आप अपने नियंत्रण में अपने थॉट्स, अपने बिहेवियर्स को रेगुलेट कर सकते हैं। तो सेल्फ रेगुलेशन आपका बढ़ जाता है। और क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर के ये हिस्से, भले ही वो बेसल गैंग्लिया हो या कोई भी दूसरा हिस्सा हो, वो ब्रेन के बाकी हिस्सों के साथ मिलकर काम करते हैं, तो इमोशंस और थॉट्स के बीच तालमेल बनने लगता है। आपकी इमोशंस हावी नहीं होती और थॉट्स आपके मन मुताबिक एक स्मूथ फ्लो के साथ चलने लगती हैं। तो इस तरह से दवाइयां और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी हमारे ब्रेन को चेंज करने का दम रखती हैं। वो लोग जिन्होंने सिर्फ दवाइयां ली, या वो लोग जिन्होंने सिर्फ थेरेपी ली, या वो लोग जिन्होंने दोनों का कॉम्बिनेशन लिया, इन तीनों टाइप के केसेस में ब्रेन केमिस्ट्री और ब्रेन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। मतलब न्यूरोप्लास्टिसिटी को अगर बढ़ावा देना है, ब्रेन के अंदर नए कनेक्शंस, नए रूट पाथवेज बनाने हैं, नए तरीके के अपने थिंकिंग स्टाइल्स बनाने हैं, तो ऐसे में कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और साथ ही माइंडफुलनेस का बहुत बड़ा रोल है हमारे ब्रेन के फंक्शनिंग को चेंज करने में। और जितना ज्यादा हम ये करेंगे, जितना लंबे टाइम तक आप ये करेंगे, उतना ज्यादा ये जो हिस्से हैं ये मजबूत हो जाएंगे। मतलब इनके आपस के कनेक्शंस स्ट्रांग हो जाएंगे, क्योंकि ओसीडी ने गलत कनेक्शंस को स्ट्रांग कर दिया है। अच्छे कनेक्शंस को स्ट्रांग करने के लिए बार बार थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेस करनी पड़ती हैं, और बार बार जब एक्सरसाइजेस की जाएंगी तो नए नए कनेक्शंस बनाए जाएंगे और ऐसे में हीलिंग होगी। पर अच्छी चीज ये है कि दवाइयां क्योंकि 10-20% लोगों पर ही ज्यादा असर लाती है, इसलिए साइकोथेरेपी की मदद से दिमाग के इन्हीं हिस्सों को बदलकर, जो कि हमारे दिमाग में गलत तरीके से फंक्शन कर रहे हैं, उन हिस्सों की फंक्शनिंग को बदलकर ज्यादा अच्छे चांस हैं कि हर तरीके का पेशेंट, चाहे वो प्योर ओसीडी हो, चाहे उसके अंदर कंपल्जन्स बहुत ज्यादा हो, चाहे ओवर्ट कंपल्जन्स हो, कोवर्ट कंपल्जन्स हो, सिर्फ ऑब्सेशन हो या कंपल्जन्स ही हो केवल, हर तरीके के पेशेंट पर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बहुत अच्छा असर लाती है। और
ओसीडी ही एक ऐसी अकेली बीमारी है जिसके अंदर ब्रेन के अंदर आने वाले चेंजेस को बहुत क्लियरली देखा गया है थेरेपी की मदद से। थेरेपी देने के बाद ब्रेन में आए चेंजेस को सबसे अच्छे तरीके से ओसीडी के केसेस में देखा गया है। बहुत सारा रिसर्च लिटरेचर, बहुत सारी शोध और बहुत सारे ऐसे रिसर्चर्स हैं जिन्होंने कई सालों से, पिछले 20-25 सालों में इतने ज़्यादा ब्रेन स्कैन्स की मदद से एनालाइज किया है पेशेंट्स के ब्रेन को, जो साफ दिखाते हैं कि कैसे थेरेपी की मदद से ब्रेन के स्ट्रक्चर और केमिकल्स में चेंज लाया जा सकता है। ब्रेन के अंदर न्यूरल नेटवर्क्स जो हैं वो बदले जा सकते हैं, नए पाथवेज बनाए जा सकते हैं, जिससे कि हमारे ब्रेन के अलग अलग हिस्से जो हैं वो नए तरीके से काम करने लगे। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। इसी तरह के और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपको आगे भी देता रहूँगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।